चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शाइना एनसी जुड़ रही है। हमारे साथ एसके दत्ता जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ऑलरेडी स्टूडियो के अंदर है। सतीश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शाइना एनसी, अभी कुछ देर पहले हमारे पास प्रतिक्रियाएं आई है नीतीश कुमार की। उनका कहना था आज जैसे 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम में कैद हो जाएगा सारे उम्मीदवारों का भविष्य। ऐसे में उनका ये कहना कि बहुत लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन प्रोसेस था, 7 फेजेज में नहीं होना चाहिए, बहुत गर्मियां हो गई हैं, ऐसे में लोगों को मतदान करने में दिक्कत होती है। और साथ ही साथ दूसरी बात उन्होंने अहम कही लास्ट फेज से पहले, उन्होंने कहा प्रज्ञा ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। इन दोनों पर ही बीजेपी का फर्स्ट रिएक्शन आपकी तरफ से? क्लाउड है, इलेक्शन रहा है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं रहती है। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस ढंग से काम करती है तो वो तय करती है कि कौन से चरण में किसको वोटिंग करना चाहिए या नहीं। लेकिन उनको शाबाशी भी देने की आवश्यकता है, प्रशंसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जहां कोई नक्सलवाद नहीं, कोई माओवाद नहीं, कोई आतंकवादी हमले नहीं और वेस्ट बंगाल को छोड़ के कोई लॉलेसनेस भी नहीं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहा था कि वेस्ट बंगाल के मामले में चुनाव आयोग बायस है, बाकी सब जगह ठीक ठाक टाइप सर्टिफिकेट दिया था। देखिए, वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फेलियर है, जंगल राज है, ये स्वीकार करने की आवश्यकता है। और प्रजातंत्र लोकतंत्र में शायद पहली बार इतनी हिंसा हुई है जहां हमारे 2 नेतागण बूथ प्रमुख की हत्या की जाती है और कोई कार्रवाई नहीं, जहां हमारे पार्टी के अध्यक्ष को रैली में नहीं जाने देते हैं, जहां पोल बूथ रिगिंग जो होता है वो भी हम देखते हैं, बोगस वोटिंग देखते हैं कि खौफ जनता में। तो वेस्ट बंगाल आई थिंक इज अ ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड इज अ ब्लॉट ऑन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि 23 तारीख को जो नतीजा आने वाला है वो एक मुंहतोड़ जवाब रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कानूनी तौर पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पालन नहीं किया। बिल्कुल शाइना, आप अपनी बात रखती जाएं, लेकिन इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों के लिए हम जो तस्वीरें चला रहे हैं, ये सारी तस्वीरें आपको वेस्ट बंगाल से ही दिख रही हैं। यहाँ पर आज भी हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। प्रचार का काम जो है एक दिन कम कर दिया गया। अनप्रेसिडेंटेड ऐतिहासिक फैसला चुनाव आयोग का रहा, क्योंकि लॉलेसनेस थी, कानून व्यवस्था के हालात जो थे वो पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे। इसकी वजह से प्रचार के लिए एक दिन कम कर दिया गया। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जादवपुर की आ रही हैं। आज 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर वेस्ट बंगाल में वोटिंग हो रही है और जो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये लगभग अर्बन इलाका है, ये कोलकाता से सटा हुआ इलाका है, जहां से अभी भी कानून व्यवस्था खराब होने की, हिंसक झड़पों की, बम की और आपस में लाठी चलाने की, बंदूकबाजी करने की भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। मनीष भाई, एक कोई कमेंट पे बाकी पैनलिस्ट से भी कोई रिएक्शन? वेस्ट बंगाल से तस्वीरें क्यों इस तरह की? आंचल, मैं जो इंतजार कर रहा हूं वो इंतजार कर रहा हूं आपने शाइना से जो दूसरा सवाल पूछा था, प्रज्ञा को लेकर शाइना चुप साधे हुए हैं। और आप देखिए सहूलियत के लिहाज से जो उन्हें ठीक लगा पहले उन्होंने कह दिया। शाइना, मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो आंचल ने प्रज्ञा ठाकुर पर जो सवाल पूछा था आप उस पर जवाब दें। जी हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि साध्वी प्रज्ञा को लेके हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने स्वयं जवाब दी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप जानते हैं कि खंडन हुआ है इस बयान का और एक व्यक्तिगत रूप पे भी कहा है कि कोई भी नहीं स्वीकार करेगा कोई भी नकारात्मक टिप्पणी। हमारा एक सकारात्मक कैंपेन है जो पॉजिटिव विजन प्लान, जनता जानती है कि स्थिरता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी को चुनना है और वो 23 तारीख को निकाल जरूर होगा। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कोई टिप्पणी करूं कि किसने क्या कहा। एक विशाल देश में बहुत सारे राय मत रहते हैं, थोड़े जो हम सहमत हैं, थोड़े जो हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से बात किया वो एक स्टेट्समैन है। मनीष जी, ये आपको स्वीकार करना चाहिए कि इट रिक्वायर्स करेज ऑफ कन्विक्शन टू स्पीक अप अगेंस्ट द रॉन्ग एंड ही हैज स्पोकन अप अगेंस्ट साध्वी प्रज्ञा। शाइना जी
ये करेज ऑफ कन्विक्शन का क्या मतलब है, मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि वो प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो कदम एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, उनका कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए। बीजेपी की तो वैसे ही 300 पार सीटें जा रही हैं, उनको बोलना चाहिए हम गांधी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, खास तौर से जब दांडी मार्च के दौरान, मतलब उसको याद करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरे अपने कैंपेन का आह्वान किया था। पूरे दुनिया भर में गांधी का संदेश लेकर प्रधानमंत्री मोदी गए, तो ऐसे में गांधी जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी अगर प्रज्ञा ठाकुर करती है, एक सांसद नहीं बना, आपका दिक्कत क्या है? एक्शन लीजिए, कैंडिडेचर रद्द करिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि ये जो बयान दिया है बिल्कुल गलत है, हम उनको माफ नहीं करेंगे। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, वो जरूर कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं मानती हूं कि जो आप पूरे इलेक्शन को एक बयान के ऊपर सीमित करने वाले हैं, तो बहुत ही अफसोसजनक है। एक इतने विशाल देश में 7 फेज में इलेक्शंस, 500 से 550 के करीब सीट्स, मैं मानती हूं कि इसके ऊपर चर्चा कीजिए। नहीं, आपने भी तो 2 फेजेस में हुआ तो हुआ, सैम पित्रोदा का बयान पकड़ लिया था ना शायना। ऐसे में अगर प्रज्ञा ठाकुर इस तरह का बयान देती है तो कम से कम वो हुआ तो हुआ कि मानसिकता नहीं नजर आनी है ना। देखिए, हम कोई स्पर्धा में नहीं है। आप ये बयान की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने मसूद अजहर को मसूद जी कहा, तो क्या ये भी गलत टिप्पणी नहीं है? तो प्लीज लेट्स नॉट गेट इनटू अ कंपटीशन ऑफ हु स्पोकन वर्स इन एन इलेक्शन टाइम। यू आर बाउंड टू हैव कमेंट्री एंड काउंटर। नहीं शायना, यहाँ पे दिक्कत मुझे ये है कि जुबान का फिसलना एक चीज होती है और अपने मन की बात जो कि उन्होंने कही, प्रज्ञा ठाकुर ने कही, इसका मतलब सोच ऐसी है कि नाथूराम गोडसे प्रज्ञा ठाकुर के लिए देशभक्त था, है और रहेगा। ये सोच की समस्या है, उस सोच को आप बदल नहीं सकते हैं। उनकी दिल की बात जुबान पे आ गई, आप उनको पीनलाइज कर सकते हैं उसके लिए, सिर्फ कैंडिडेचर ही तो रद्द कर सकते हैं कि ये आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है कि अनुज अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। 2 रिएक्शंस आज आए हैं। नीतीश कुमार ने खासतौर से प्रज्ञा ठाकुर की भी जिक्र की और ये भी कहा कि उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे जो नीतीश जी ने कहा, हालांकि बहुत देर बाद बोला, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, क्या आज हमको ये विचार करना पड़ेगा कि आज अब जो है देश के 70 साल बाद जो जिसका प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं, हम किसकी जो आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे? क्या नाथूराम गोडसे को जो है भारतीय जनता को पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप उनको पूजा करेंगे जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्यारे हैं? अनुज अत्री जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे नीतीश कुमार के इस रिएक्शन, आज वो बोले हैं, पूरे चुनाव के दौरान वो काफी चुप्पी साधे हुए ही नजर आए हैं नीतीश कुमार। ऐसे में आज उन्होंने 2 बातें की, एक तो चुनाव जल्दी खत्म होना चाहिए ये बात की, और प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर उनकी टिप्पणी आई है। कहीं आपकी तरफ कोजिंग अप की तरह तो नहीं देखा जाए इसको? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो है चुनाव में बिल्कुल आपने ठीक बोला, नीतीश कुमार जी जो है कहीं ना कहीं डावाडोल की स्थिति में बिल्कुल बने रहे। हमें याद होगा भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की रैली में जब नीतीश कुमार जी बैठे रहे और प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम का नारा सब लोगों से बोला था कि हाथ खड़े करके मेरे साथ खड़े होकर के बोले, तो वहां भी नीतीश कुमार जी चुप रहे, वंदे जवाब नहीं दे पाए। यही अगर किसी और अन्य किसी विपक्षी नेता ने अगर वंदे मातरम नहीं बोला होता तो देखिए यही वो भारतीय जनता पार्टी। तो नीतीश कुमार जी अपना कहीं ना कहीं जो है मौन विरोध इनके साथ कहीं ना कहीं शो करते आए इन चुनाव में। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मुझे पता है कि दत्ता साहब को कमेंट करना है, साथ ही साथ सतीश कुमार सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, हमारी महाकवरेज जारी है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना शुरू करते हैं। आज भी पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं हिंसक झड़पों की, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। ये तस्वीरें आप पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं। लगातार हर फेज के अंदर इसी तरह की हिंसा की खबरें आती रही हैं, तस्वीरें आती रही हैं और आज भी ये जो हिंसा का दौर है ये यहाँ पर चल रहा है। सारी की सारी जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो सेंट्रल फोर्सेस को हर पोलिंग बूथ में दे दी गई थी। इसके बावजूद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आतिर खान इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आतिर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कहां से हिंसक झड़पों की इस तरह की तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन आ रही है और वहां पर क्या कार्रवाई की गई है, हालात क्या काबू में है अब?
बिल्कुल, कल रात से ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि आगजनी और बम भी फेंके गए, इस तरह की कई रिपोर्ट्स लगातार आंचल आ रही हैं रात से ही, और आज कल रात से ही और आज भी क्या अगर हम बात करें तो लेफ्ट के जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि उनको प्रभावित करने की कोशिश करी यानी इनके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जा रहा है। उसके अलावा हिंसा की घटनाएं जो आई हैं सामने वो कई जगह से आई, बाशिरहाट, राजरहाट और मथुरापुरा से जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वहां पर लगातार हिंसा की घटनाएं हुई। हालांकि फिलहाल एक बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि फिर कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन चुनाव जो है एक मूल रूप से क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, 9 सीटें हैं, लगभग 1.5 करोड़ लोग अपना जो वोट आज कास्ट करेंगे, 111 प्रत्याशी 9 सीट्स पर, तो ये जो चरण है ये बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और साथ ही में हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आतिर, क्या हालात अभी काबू में हैं और चुनाव आयोग ने क्या क्या कदम उठाए इन इलाकों में जहां पर हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं? देखिए, कुछ जगह से जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ जगह लोग इस वजह से भी हुए क्योंकि शुरू में कुछ हिचेस थे, अर्ली ईवीएम मशीन्स काम नहीं कर रही थी, वीवीपैट को ठीक करने में कुछ समय लगा, तो वहां पर लोगों का जो सब्र का पुल टूट गया और उन्होंने वहां पर जो है एक तरह से उग्र होने की कोशिश की। लेकिन अब जो स्थिति है वो लगभग नियंत्रण में, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें पोलिंग परसेंटेज 12% हो चुकी है, तो फिलहाल उसके बाद से कोई हिंसा की रिपोर्ट नहीं आई। एक एक क्विक रिएक्शन सबका ले लेते हैं। गणतंत्र वर्सेस गुंडा तंत्र हो रहा है, मनीष भाई सबसे पहले आप। लोकतंत्र पर ये गणतंत्र है, जिस अंदाज में लोकतंत्र को लांछित करने का काम पश्चिम बंगाल से सामने आया आंचल, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की आत्मा को मार दिया गया है। दत्ता साहब। आंचल जी, पहले भी मैंने कहा था कि जिस तरह से रक्तपात मचा हुआ है, मुझे तो लगता है कि वहां पे जैसे कि धूम्रलोचन, महिषासुर और रक्तबीज लड़ाई लड़ रहे हैं तलवार लेके। हाँ, जरूर विजयदशमी होगा, 23 तारीख को इस चीज की विजयदशमी जरूर होगी और भव्य विजयदशमी होगा। ये तमाम जितने सारे धूम्रलोचन, महिषासुर और रक्तबीज है, ये सब के सब समाप्त होंगे। महिषासुर किसको कह रहे हैं आपको समझना चाहिए कि जिसके हाथ में प्रशासन है, जो प्रशासनिक वे में पूरा रक्तपात मचा रहे हैं। प्रशासन तो चुनाव आयोग के हाथ में है सर। स्थानीय प्रशासन के बारे में मैं कह रहा हूं, जो कह रहे कि दौड़ 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 इनका विचार होगा 23 तारीख के पर, उनको मैं कह रहा हूं धूम्रलोचन, महिषासुर और रक्तबीज। ठीक है, सतीश कुमार सिंह जी। आंचल जी, अब ये 7वें चरण का चुनाव जहां पर हो रहा है वो ममता बनर्जी के गढ़ में है, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, 1984 में जीत कर आई थी, यादवपुर, दक्षिण कोलकाता। तो वो इलाका है जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता काफी न केवल उग्र हैं बल्कि काफी संख्या में है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे इलाके में बहुत सारा अर्बन मिडिल क्लास एरिया भी है जो कि बीजेपी से काफी प्रभावित हुआ है, तो यही सबसे बड़ी वजह भी लगती है दोनों के बीच में क्लैशेस की, खासतौर से अमित शाह की रोड शो जिस तरह से हुई आखिरी फेज में और हिंसा पूरी तरह चरम पर आ गई। तो ये बड़ा फैक्टर लगता है आपको? ये एक फैक्टर है कि अर्बन वोटर्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हुआ है और वो गढ़ में हुआ है झुकाव, तो ये एक अपनी झोपड़ी के टूटने का एक जो कहर है वो ममता बनर्जी पर दिखाई दे रहा है। और वही कारण है कि उन्होंने उन क्षेत्रों में जहां पर लग रहा है कि उनके विरोध में मत जा रहा है, तो अपने गुंडों को भेजकर, ये रिपोर्टें आई हैं, कई बातें आई हैं कि झोपड़ी या महल, सतीश जी, अब है तो महल, लेकिन झोपड़ी का वो वादा करती हैं और दिखावा करती हैं, तो उस झोपड़ी का टूटने का अब अंदेशा वो सिंडिकेट की झोपड़ी है, सिंडिकेट की झोपड़ी, तो निश्चित रूप से उसी की हमारे सहयोगी आतिर कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। ओवर टू यू आतिर, टेल मी। देखिए, फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो बाशिरहाट में जो घटनाएं हुई थी, उसके अलावा मथुरापुरा और राजरहाट में, तो उन पर नियंत्रण पा लिया गया क्योंकि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। और जो ईवीएम्स की भी शिकायत आ रही थी, वीवीपैट्स काम नहीं कर रहे थे, अब उनका सुचारू रूप से काम करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है आतिर। अनुज अत्री, ये लेफ्ट की प्रतिक्रियाएं आई हैं जो ये हिंसा का दौर हो रहा है,
उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई लेफ्ट की टीएमसी और साथ ही साथ बीजेपी ये दोनों के दोनों कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के मैच में है इस वक्त। जब लेफ्ट ये बात ठोक कर कह सकता है, जो कि बिल्कुल फ्रिंज पर पहुंच गया है, कांग्रेस की भी हालत कुछ ऐसी ही है वेस्ट बंगाल में, आप कहीं ना कहीं मोदी को घेरने में इतना ज्यादा अंधे हो गए कि वेस्ट बंगाल की स्थितियां आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको नहीं लगता कि ये कम्युनलिज्म हो रहा है, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म दोनों के बीच में? देखिए, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे ये जो अगर देखा जाए तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। ये जो हिंसा का जो बंगाल में हो रही है, न केवल अकेले टीएमसी न केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी, दोनों मिलकर के इनमें दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग निश्चित तौर पर नूरा कुश्ती चल रही है तो कांग्रेस समर्थन क्यों करती है फिर? नहीं, कहां समर्थन करते हम तो इनके विरोध में। आप रिप्रेजेंटेटिव हमेशा भेजते हैं वेस्ट बंगाल में, जब दीदी का न्योता आता है सबसे पहले चुनाव आयोग को क्रिटिसाइज करने में कांग्रेस थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग विषय है। निश्चित तौर पर जहां जहां अगर कोई कभी भी आएगा, चुनाव आयोग का तो निरंतर हम लोग जो है इस बार जो है प्रश्न उठा रहे, हमारे साथ साथ पूरे देश के तमाम जो है राजनीतिक दल प्रश्न उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निष्पक्षता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी, एक ब्रेक के लिए रुकना है, मजबूरी है हमारी। जल्द लौट रहे हैं, हमारी महाकवरेज जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में ईवीएम खराबी पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्त हुआ है। 9 सीटों पर ईवीएम खराबी पर मांगी गई है रिपोर्ट। आपको बता दें, लगातार चुनाव आयोग की पैनी नजर है इलेक्शंस पर। हर फेज में पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर चला है। स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं ताकि वो निगरानी रख सके, और पूरी की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सेंट्रल फोर्सेस के हवाले की गई है। लोकल जो पुलिस फोर्सेस थी उनसे वो व्यवस्था ले ली गई थी अपने हाथ में सेंट्रल फोर्सेस द्वारा, क्योंकि लगातार 7 चरणों में यहां पर वोटिंग होनी थी और 7 ही चरणों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। आज करीब 1.5 करोड़ वोटर पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग करने वाले हैं। 111 उम्मीदवारों का भविष्य तय होना है इन 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और सुबह से ही यहां पर भी तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल की है, जहां पर लगातार अलग अलग हिस्सों से इन 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के और कई पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग भी हो रही है, जहां से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दत्ता साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आंचल जी, मैं यही कह रहा था कि दुर्भाग्य है अगर किसी प्रांत में इस तरह का रक्तपात अगर मचा हुआ है, केवल चंद वोटों के खातिर या फिर केवल चंद सीटों के खातिर स्तर इतना गिर जाएगा, वो प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है, देश के हित में भी नहीं है। शाइना एनसीजी को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि बंगाल हैज बिकम ए ब्लॉट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। थोड़ा सा संशोधित कर दूं, बंगाल हैजंट बिकम ए ब्लॉट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। बंगाल के अंदर जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो रक्तपात मचा के रखे हैं और कहीं ना कहीं पे दहशतगर्दी के माध्यम से वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दे हैव बिकम ए ब्लॉट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। लोग वहां पे कहीं ना कहीं पे त्राइमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। अनुपम हाजरा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी गाड़ी तोड़ी गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो झड़प की आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो ये अनुपम हाजरा की गाड़ी तोड़ी गई है। इससे पहले वो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ही जब वोटिंग हुई थी, बाबुल सुप्रियो की गाड़ी तोड़ने की तस्वीर आई थी, वो वैंडलाइजेशन का दौर जारी है। लेकिन शाइना एनसी लगातार टीएमसी का, अभी हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं है, टीएमसी आरोप लगा रही है कि आप जानबूझकर बाहरी लोगों को बुलाकर होटल में ठहराकर ये हिंसा करवा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी नहीं है। हमें कुछ हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में नतीजे आश्चर्यजनक होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सीटें जीतेगी, बहुमत भी मुझे लगता है कि आज के परिस्थिति में ऐसा मिलेगा जो ऐतिहासिक है। लोग तंग हो गए ये लॉलेसनेस को लेके। एक कार्यकर्ता जो 25 साल की है, वो एक फोटो पोस्ट करती है और आप उनको जेल भेजते हैं।
और जेल भेजने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि आप उनको छोड़ दीजिए बेल पे, और जो आप नहीं छोड़ेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। जो कोई कार्यकर्ता की हत्या की जाती है, हत्या यानी कि मर्डर इन ब्रॉड डे लाइट, और ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, ये बूथ प्रमुख है, और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो वोटर्स बाहर आना चाहते हैं तो इतना खौफ का माहौल कि वो बाहर ना आ सके, बोगस वोटिंग, रिगिंग पोल बूथ्स पे, दादागिरी, ये क्या चल रहा है? ये दीदीगिरी नहीं, दादागिरी। अनुजत्री, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का भी रुख अगर देखा जाए, यू आर नॉट कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। आप तो चाहते हैं कि टीएमसी जीत जाए, किसी भी कीमत पर जीत जाए, ताकि मोदी रुक जाए। उसमें कांग्रेस को कुछ जीतने या हारने के लिए है नहीं पश्चिम बंगाल में। क्योंकि नहीं, देखिए, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन वरना कांग्रेस क्यों चाहेगी? जब हमारे कैंडिडेट वहां खुद लड़ रहे हैं तो हम तो आपके कैंडिडेट को दिक्कत नहीं हो रही है जब हिंसा झड़प हो रही है? आपकी दिक्कत हो रही है। हाँ, कौन जिम्मेदार है फिर? ये जिम्मेदार दोनों दल है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। जितनी भी बंगाल में हिंसा हो रही है उसका केंद्र बिंदु कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही है। जिस प्रकार से हमने देखा अमित शाह जी के जो रोड शो से जो हिंसा शुरू हुई और जो आज तक चल रही है, केवल 9 सीटों की लड़ाई के लिए इतना बड़ा ये रक्तपात और जो ये एक कहीं न कहीं भीड़ तंत्र के साथ जो हिंसा तंत्र देखने को मिल रही है, ये चीजें नहीं लोकतंत्र में कहीं भी। चाइना एनसी, आप रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ कोट कर रहे हैं अनुज अत्री यहाँ पर। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। ममता बनर्जी रिएक्ट कर रही है, वो रिएक्टिव पॉलिटिक्स में है, लेकिन आपकी आरएसएस और बीजेपी वहां जानबूझकर उसको एक और आरएसएस की प्रयोगशाला बनाने के चक्कर में है। हमें कोई नकारात्मक राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। इस पूरे 7 चरण में हमने सिर्फ सकारात्मक रूप से एक विजन प्लान, एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार की बात की है, पॉलिसीज, योजनाएं के बारे में बात की है। और जो इनसिक्योर तृणमूल कांग्रेस यहां देखने मिल रहा है, वहां उन्होंने सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति की। मैं मानती हूं कि जनता बहुत ही होशियार है, वो जानती है कि कौन से प्रदेश में किसको वोट देना है, क्यों देना है, और देश में कौन चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में केंद्र में आपकी सरकार थी, एक जर्नलिस्ट का सीधा सवाल है, 34 साल से वहां पर कांग्रेस ने भी नहीं किया, इतने साल में आपकी 5 साल सरकार ने भी। आपने पिछले 40 साल में बंगाल में हर बार चुनाव में ये देखने को मिला, पहले वामपंथी करते थे, उसके बाद टीएमसी करते हैं, आप भी पहुंचे, क्यों नहीं केंद्र कुछ कर पाता? दोनों से पूछ रहा हूं मैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछ रहा हूं, आपकी केंद्र की सरकारों ने ये क्यों नहीं किया? शायना जी, कांग्रेस, दोनों बताइए, बीजेपी कांग्रेस दोनों से सवाल है। क्या नहीं किया आपने इस हिंसा को रोकने के लिए 5 साल से? आप मुझे इससे पहले आपने देखा पंचायत चुनाव में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पहुंच गए और उससे बचने के लिए हमें धक्का मार के बाहर निकाला गया। हमारे जो मंडल प्रेसिडेंट है उनको मारा गया, और देखिए 2 दांत टूटा हुआ है, अभी गाड़ी का हालत देखिए, और 3 जो हमारे पोलिंग एजेंट थे, अपने पोलिंग एजेंट, इनको हम रेस्क्यू करके लाए। ये अभी ये वहां पर था तो ये इसका भी सेम हालत करता। ये तीनों जो है, तीनों को धक्का मार के वहां से निकाला गया है, तीनों को। और ये सिचुएशन ऐसा है कि हम भी वहां से अगर सीएसएफ नहीं होता तो हम भी बच नहीं पाते। तो ये जो इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए। ये जो हाँ बोलो। आपको लग रहा है कि कभी भी হ্যাঁ গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে এখানে ये हमारे गाड़ी को तोड़ा गया। एक बोल रहा तो কোথায় আছে, बोल रहा কোথায় আছে? हाँ, ये देखिए, ये हमारे मंडल प्रेसिडेंट है, इनका हालत देखिए, अभी भी दांत टूटा हुआ है। हाँ, इसका हालत देखिए। हाँ, और देखिए हालत देखिए। अभी 109 नंबर में जितने भी 52 बूथ से 52 बूथों में वो छप्पा मारने वाले थे, हम एंड मौके पहुंच गए और परमिटेड कार को भी तोड़ा गया। और ये हम लोग आपके शुक्रगुजार है कि आप लोग थे, नहीं तो हम सब लोग मारे जाते। और थैंक्स टू द सीएसएफ जो हमें प्रोटेक्ट किया, और ये पोलिंग एजेंट जो थे इनको रेस्क्यू करके लाया। यहाँ पे 109 नंबर वार्ड में एक्चुअली दिस गुंडागर्दी इज गोइंग ऑन across West Bengal.
and they want that the rigging will take place in every booth. Only they will cast vote, and they need a clean sweep, because when people are eager to vote for BJP, they are not in a position to. मनीष भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो हमले हैं और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, टीएमसी तो कह रही है कि ये लोग खुद ही अपने आप को पिटवा रहे हैं, अपनी गाड़ियां तोड़वा रहे हैं। मतलब इज इट इवन प्लॉजिबल? देखिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप। मेरा शाइना से सवाल था, ये कह रही थी कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इनकी एक अपनी प्रत्याशी ने कहा था कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं यूपी से गुंडे बुलवा के मरवाऊंगी। भारती घोष ने बोला। तो इस पे शाइना क्या जवाब देंगी? मेरी ये प्रतिक्रिया का इंतजार है उनकी। जैसे शाइना करना पड़ेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेके 2-3 सवाल आपके पैनलिस्ट ने पूछे हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वेस्ट बंगाल की सरकार को देखना है कि ऐसे हिंसा के जो हादसे हैं वो न हो। जो आप लगातार हमें पूछने वाले हैं, हम जरूर कहेंगे कि एक दादागिरी और एक जंगल राज में ये बोलना कि देखिए आप केंद्र सरकार को बोल दीजिए। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल को लेके जितने कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, होम मिनिस्ट्री भी तहकीकात कर रही है, लेकिन एन एब्सोल्यूट मेहम और अ जंगल राज और अ बनाना रिपब्लिक नीड्स टू बी कंटेन्ड इन अ डेमोक्रेसी बाय द वोटर। सवाल कुछ और है, इसे बनाना रिपब्लिक बनने दिया। मेरा सवाल भी वही है शाइना जी, हम जर्नलिस्टों ने देखा आपने इसे बनाना रिपब्लिक बनने दिया क्योंकि आपको इससे पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा था। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की जो बात लगातार लेफ्ट करती आ रही है वही सवाल है। हालांकि वो खुद हाशिए पे। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रेया इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट देती हुई सीधे जुड़ रही हैं। श्रेया, हमें बताइए आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है? आप एग्जैक्टली कहां पर हैं? वहां पर किस तरह की रिपोर्ट्स है? हालात क्या नियंत्रण में है और कहां से हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए, हम अभी मौजूद है कोलकाता के नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और हालांकि इधर तो मामला सब ठीक है, लोग शांतिपूर्वक मात्रा में वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आउटस्कर्ट्स की बात करें तो मथुरापुर से डायमंड हार्बर में कई जगहों से हिंसा की खबरें आ चुकी हैं। क्रूड बॉम्ब्स भी फेंके गए हैं कई जगहों में। और यही नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट जो अनुपम हाजरा, उनकी गाड़ी को अटैक किया गया है। वो जब सवेरे वोट डालने भी गए थे तब उनको गो बैक का स्लोगन भी दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं हिंसा की छोटी मोटी खबरें अभी भी आ रही है। कोलकाता अगर माने तो कोलकाता में शांतिपूर्वक वोट हो रही है, लेकिन आउटस्कर्ट्स की अगर आप बात करें जैसे डायमंड हार्बर, मथुरापुर, फौल्ता, उधर हिंसा की खबर अभी भी छोटी छोटी जगहों से आ रही है। कई जगहों पे पोलिंग भी ठीक से नहीं करने दिया जा रहा है। फौल्ता से ये भी खबर आई है कि टीएमसी के लोगों को जानबूझ के वोट डालने से रोक रहे हैं। लेकिन ये खबर इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ने ये कि 9 जिलाओं में जो वोट हो रही है उधर ईवीएम की कई मैल फंक्शनिंग होने की खबर आई है। उनके लिए रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ने मांग की है। ठीक है श्रेया, हम ये भी जानना चाहेंगे, स्पेशल ऑब्जर्वर्स बाकायदा बनाए गए हैं हालात से निपटने के लिए। ऐसे में क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको मिल रही है जहां से भी ये टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है, वहां पर स्थितियों को कैसे संभाला जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा? देखिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की कई जो टीम है, ऑन ग्राउंड जो टीम है, वो टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है ऐसी जगहों में। अगर आप डेमोग्राफी की बात करें तो ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, मेन सिटी से बाहर है। तो स्पेशल ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने अपने जगह जगह से रिपोर्ट की मांग की है जहां से भी खबर आ रही है। जैसे लेफ्ट के कैंडिडेट फुआद अलीम ने यह एलिगेशन किया था कि फौल्ता में कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पे टीएमसी के लोग रोक लगा रहे लोगों को वोट डालने से। तो उधर भी इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की मांग की है। जहां से भी रिपोर्ट आ रही है इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट्स की मांग की है। लेकिन अलग से जो 9 जिला में वोट चल रही है और कई दफाओं में हम लोगों ने देखा कि कैसे इलेक्शन के टाइम पे ईवीएम की मैल फंक्शनिंग की वजह से 1-1.5 घंटे तक वोटिंग कई बूथों में रोकी हुई थी। उसके लिए भी एक पूरा रिपोर्ट मांगा है इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है श्रेया, आप हमारे साथ बने रहिए। दत्ता साहब कुछ क्विकली पूछना चाह रहे हैं, बताइए। जी, मेरा सिर्फ यहाँ पे ये कहना था कि बंगाल में दादागिरी नहीं चल रहा है, वहां पे राजनीतिक राक्षसगिरी चल रहा है। जिस तरह से रक्तपात मचा हुआ है उसके लिए मेरे पास बेहतर शब्द नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए। सतीश कुमार सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ जस्ट 5 सेकंड्स मोर। यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस जो कह रही है कि भाजपा के लोग करवा रहे हैं, अरे लेफ्ट के प्रत्याशी डायमंड हार्बर के, उन्होंने भी कहा है कि उनके गाड़ी पे अटैक हुआ है। अभी भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि गाड़ी
चूर चूर करे दिए गए, भांगचूर हो, मतलब कि तहस नहस कर दिया गया। दिस इज हाइट ऑफ पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। आप अगर कहो कि सारे प्रत्याशी दूसरे पार्टी के, आपने 5 सेकंड मांगे। सतीश कुमार सिंह जी अभी तक कुछ नहीं कह पाए, 20 सेकंड मुझे फिर ब्रेक पे जाना। आंचल जी, ये बात समझने वाली होनी चाहिए कि तकरीबन 13 स्टेट जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है, उन 12 राज्यों में हिंसा की कोई खबरें नहीं आई, और एक ही राज्य से खबरें क्यों बार बार आ रही हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अमित शाह ने भी सवाल पूछा। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि अगर हम 1952 का इलेक्शन देखें, ये कहा जाना कि ये आरएसएस का प्रयोगशाला बन गया है। आरएसएस वहां पर सकारात्मक काम 1950 के दशक से कर रहा है, और उसके फाउंडर वहां पर जुड़े हुए थे, और उन्होंने वहां शिक्षा प्राप्त की और वहां काम किया। 1952 के इलेक्शन में 2 सीटें जनसंघ जीत कर आई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं के थे, उनका जुड़ाव था, और बहुत उस समय लेकिन याद तो अब आई ना बीजेपी को, जब उसको भरपाई करनी है नॉर्थ इंडिया में जो लॉसेस हो गया। तो ये विपक्ष, कांग्रेस और टीएमसी के आर्ग्यूमेंट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त लगातार तस्वीरें आ रही हैं हिंसक झड़पों की टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। सीधे सुनवाते हैं आपको कि बाबुल सुप्रियो ने क्या कुछ कहा है। चाइल्डिश बिहेवियर बाय तृणमूल कांग्रेस। आई हर्ड दैट ममता दीदी's nephew he has sent a defamation notice to the Prime Minister. This is a childish play. I won't even say he's a child. बच्चा चले बंगला में बोलते हैं ना, वो भी नहीं कहूँगा. I think that he's just naive, or if he really wanted to, we could have filed FIRs against the Honorable Chief Minister for usage of derogatory language for women in public munch. We could have even, if our Chief Ministers could get banned for campaigning for 3 days. I think what would you say when the Chief Minister herself says कि इन चेंज का बदला लेंगे? इससे ज्यादा थ्रेटनिंग कुछ तो हो नहीं सकता है. फॉर ऑफिसर्स शी सेड दैट जिनको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, पीपल हु आर गेटिंग ट्रांसफर आल्सो माय मेन, पीपल हु आर गोइंग टू कम इन रिप्लेसिंग देम आर आल्सो माय मेन. And we also know we are also aware of the videos that are going around taken by ordinary people. So the picture is very clear. One, we are fighting for democracy, for people to vote. That's the only motto, to let people vote and to see that democracy is done in a free and fair manner. And this is the goal of Trinamool Congress, is to disrupt that. And that's why you're seeing this uprising in Bengal, where people are saying कि केंद्रीय बाहिनी दिन हमारे वोट नहीं, यानी कि गिव अस सेंट्रल फोर्सेस एंड टेक आवर वोट्स. दैट्स मतदान हो रहा है, क्या आपको लग रहा है पोल्स हो रहे हैं सुबह से आखिरी चरण में? देखिए, एज आई सेड कि लड़ाई हो रही है कि एक तरफ से इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस को भी उसी काम में, उसी ड्यूटी में उनको भी निमज्जित होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर पोल्स हो. लेकिन जहां पे चीफ मिनिस्टर ऐसी बात कर रहे हैं कि इंच का बदला लेंगे, जो पुलिस ऑफिसर को आप ट्रांसफर करें वो भी मेरे हैं. तो आज डायमंड हार्बर में भी मतदान हो रहा है और सीधे तौर पर बाबुल सुप्रियो ने निशाना साधा अभिषेक मुखर्जी पर, जो कि भतीजा हैं ममता दीदी के. अनुज अत्री, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक रिएक्शन. लेकिन निश्चित तौर पे जो बंगाल से जो तस्वीरें अंतिम चरण में जो आ रही हैं, ये बहुत पीड़ाजनक हैं. हम नहीं उम्मीद करते थे कि इस प्रकार से ये जो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों चुनाव आयोग के हिसाब से जो है नहीं काम हो पा रहा. ये जो जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है, ये दोनों गणतंत्र तो है ना, गणतंत्र तो नहीं है ना. आप तो कह रहे हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ममता दीदी भी इक्वली जिम्मेदार हुई ना. ये बंगाल में सारे तंत्र फेल हो गए. इस समय लाठी तंत्र चल रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में जो ये चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बंगाल का नुकसान हो रहा है, और ये जनता बहुत जो है पीड़ित है. देखिए, भद्र लोक को में ये सब देखकर एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम सब बहुत दुखी हैं, और इसका एक बहुत बड़ा असर पूरे देश पर पड़ रहा है. मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि पूरे देश पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ये जो लड़ाई हो रही है, ये पूरे देश के युवा, खासकर जो युवा वर्ग है, अब वो सोचने पर मजबूर हो रहा है कि क्या ये देश ऐसे चलेगा. सतीश जी, जब चुनाव का सफर शुरू हुआ था तो उसमें ममता बनर्जी ने बाकी विपक्ष के सारे नेताओं को कोलकाता में बुलाकर एक मंच पर लाकर खड़ा करने की कोशिश की थी. लेकिन जैसे जैसे चुनाव का पड़ाव आगे बढ़ा
तो विपक्ष में से भी अब ये बातें उभर कर आने लगी कि प्रधानमंत्री जो बनेगा वो यूपी से होगा, और वो मैसेज बहुत क्लियर था। तब यहां पर ये बेचैनी ममता बनर्जी को ये है कि अगर 32 से सीटें कम होती हैं तो अगर ऐसा समीकरण बनता है कि प्रधानमंत्री 34 2014 में 34 सीटें थी टीएमसी की, 34 सीटें थी, तो उससे अगर कम होती है तो निश्चित रूप से दूसरा कोई दावेदार सामने आ सकता है। वो प्रधानमंत्री बनने का सपना छूटता हुआ नजर आ रहा है, वो बेचैनी उनके दिनों में दिखाई दे रही है। शाइना एनसी, अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई है तो ये बेचैनी ममता दीदी की तो है ही, लेकिन बेचैनी बीजेपी की भी है, क्योंकि उसको यूपी और बिहार और जगह जगह पर उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई पश्चिम बंगाल से करनी है। आप अपने आप को 23-24 दे रहे हैं इंटरनल रिपोर्ट्स में। देखिए, हम बेचैन नहीं है, बेचैन है तो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस जैसे बहुत सारे अन्य पक्ष भी। हम सब जानते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है। हम सब जानते हैं कि एक विजन प्लान है जो थिएट्रिक्स और फोटो ऑप्टिक्स के ऊपर, एक योजना के ऊपर आज जो 22 करोड़ लाभार्थी तक हम पहुंच गए हैं, 6.5 करोड़ घर उज्ज्वला के निमित्त, 70% मुद्रा बैंकिंग के निमित्त महिलाओं को लोन मिला है। रूरल दीदी कह रही है आप पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचे और आपकी खैरात की किसी भी चीज में जरूरत नहीं है। मनीष भाई, तो एक्सपायरी बाबू, स्पीड ब्रेकर दीदी, अदर देन दिस नरेटिव, पश्चिम बंगाल में हर दौर में हिंसा हुई है और ये तस्वीरें अपने आप में हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। क्लोजिंग कमेंट। देखिए अंचल, ये लोकतंत्र को लेकर जो हम लगातार रोज चर्चा भी करते रहे और बात भी करते रहे, तस्वीरें जो सामने आई हैं ये चुनाव आयोग के लिए अपने आप में एक बेहतरीन केस स्टडी है कि क्या इतने लंबे चुनाव देश में होने चाहिए। इसमें बेबसी, लाचारी, सारी बातें दिखाई दी। और जैसे कि अभी केंद्र के मंत्री गायक बाबुल सुप्रियो कह रहे थे, ये सियासत वाले नहीं किसी के होने वाले, जैसा गाना वैसा बजाना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।